गुड मॉर्निंग। व्हाट्सअप, कैसे हैं सभी? आशा करते हैं बिल्कुल ठीक होंगे। मैं अनिल और आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल अनिल करियर पॉइंट पर स्वागत करते हैं। आइएगा कल की क्लास को आज की क्लास से जोड़ते हैं। कल कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़े थे, क्या पढ़ा था हमने, क्या सीखा था हमने उसमें। आज भी हम कहीं ना कहीं पर उसी प्रकार से चीज़ों को अपने क्रमबद्ध रूप से, व्यवस्थित रूप से ही आगे बढ़ाएंगे। क्या रहेगा? कल जो चीज़ हमने सीखी थी, कल चीज़ों में हमने सीखा था बेसिक मैथमेटिक्स का एक छोटा सा पार्ट, इनइक्वालिटी, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी को सीखा और उसमें समझा कि किसी ना किसी रूप में हम किस प्रकार से अपनी मैथ्स में इसको यूज कर सकते हैं। वैसे ही बिल्कुल हम आज भी कोई ना कोई टॉपिक उठाएंगे और टॉपिक के आज हम वास्तव में कहीं ना कहीं एक सिलेबस का एक अच्छा खासा हिस्सा को कवर करेंगे। और एक सिलेबस का जो कहते हैं सुव्यवस्थित ढंग होता है, कोई ना कोई पार्ट जो हमने पहले दिन की क्लास में लिखा था कि अलजेब्रा, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर लास्ट में वेक्टर थ्योरी, ट्रायगोनोमेट्री, उसमें से हम कोई एक ना एक पोर्शन को उठाएंगे और विधिवत रूप से क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करेंगे। जी, इनइक्वालिटी में हमने सीखा था कि लीनियर इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक को कैसे हैंडल करते हैं, रैशनल इनइक्वालिटी आ जाए तो उसे किस प्रकार से रखते हैं, और साथ में हमने ये भी सीखा था कि मॉडुलस लॉगरिथमिक भी इनइक्वालिटी आ जाए तो उन्हें किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। उनका अपने सिलेबस की सामग्री में कहीं ना कहीं पर अहम योगदान रहेगा ही रहेगा। आएगा आज हम कुछ एक पार्ट की शुरुआत करते हैं। पार्ट की शुरुआत का मतलब होता है आज हम, अब तो चूज करने वाली बात यहाँ पर होती है कि कैलकुलस को शुरू कर लें या फिर हम अलजेब्रा का शुरू कर लें। इससे पहले वाली क्लास से कुछ लोगों से हमें सुनने को मिला कि किसी ना किसी रूप में क्या है कि हम अलजेब्रा के पोर्शन को उठाएं सर। तो हम आज अलजेब्रा के पोर्शन को उठाते हैं और उसे ही एक एक उसके चैप्टर को विधिवत रूप से हम लिखेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे। क्या रहेगी हमारी विषय वस्तु, क्या रहेगा पढ़ने का तरीका, उसे हम देखते हैं। अलजेब्रा में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे, अलजेब्रा में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे उसका नाम क्या है? उसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसे प्रोग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्रोग्रेशन कहते हैं। तो प्रोग्रेशन इसका ही एक रूप है, सीक्वेंसेस और सीरीज के बारे में पढ़ेंगे हम। तो सीधे सीधे इसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उठा लेंगे। इसके बाद हम कहीं ना कहीं पर कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर बाइनोमियल थ्योरम को उठा लेंगे, मैथमेटिकल रीजनिंग को उठा लेंगे, इंडक्शन को उठा लेंगे, स्टैटिस्टिक्स को उठा लेंगे, और साथ में परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी इसका ही हिस्सा होता है, उसे भी कहीं ना कहीं पढ़ना ही पड़ेगा हमारे। बाइनोमियल थ्योरम जैसे चैप्टर को इसी में पढ़ेंगे हम। और कुछ और अच्छे चैप्टर जो इसमें किसी ना किसी रूप में काम आते हैं उन्हें भी पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या होता है सबको पता होगा, डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस को। तो उससे भी किसी ना किसी रूप में जेई मेंस के सिलेबस में 2 से 3 प्रश्न बनते ही बनते हैं, तो उसे अच्छे से पढ़ेंगे और ये देखेंगे, अपने सिलेबस को कवर अप करेंगे ताकि हमारा कोई भी प्रश्न छूटे ना। जी हाँ, मैं अनिल एक बार पुनः आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। फिर काम को आगे बढ़ाते हैं, है ना? देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले सीक्वेंस क्या होता है इसे देखते हैं। सीक्वेंस क्या होता है? व्हेन द मैथमेटिकल नंबर्स आर कनेक्टेड विदाउट मैथमेटिकल साइन। when the mathematical numbers are connected without mathematical sign is known as sequence. फॉर एग्जाम्पल हम अगर दिखाएंगे तो ऐसे लिखेंगे, उसमें किसी प्रकार बीच में कोई मैथमेटिकल साइन नहीं आता है निकल के, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, ऐसा कोई पैटर्न नहीं बनाएगा। साइन के साथ कोई पैटर्न नहीं बनेगा। और वहीं पर हमें अगर ये कह दें व्हेन द मैथमेटिकल नंबर्स आर कनेक्टेड विद मैथमेटिकल साइन इज नोन एज सीरीज। तो सीरीज में क्या होता है? साइन का उपयोग करते हैं हम, और सीक्वेंस में क्या होता है? साइन का उपयोग नहीं करते हैं। बस इतना सा फर्क है, इतनी बात को देखना है। आगे किस प्रकार के फॉर्मूले बनेंगे, क्या क्या होता है, उन सब बातों को सीखते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं, जानते हैं क्या होती है सीक्वेंस और क्या होती है सीरीज। देखो इधर, सीक्वेंस क्या होती है? व्हेन द मैथमेटिकल नंबर, व्हेन द मैथमेटिकल नंबर्स are connected without mathematical sign, when the mathematical numbers are connected without mathematical sign is known as sequence। क्या कहलाएगी? वो सीक्वेंस कहलाएगी। वो सारे नंबर्स जो बिना मैथमेटिकल साइन के
जोड़े जाते हैं, कनेक्ट किए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। इस बात को हमें देखना पड़ेगा। साथ में ही हम इसमें अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें तो एग्जाम्पल के रूप में क्या देखेंगे, एग्जाम्पल में जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, एक का ना कोई पैटर्न बनना है और ये क्या है, सीक्वेंस है। इसके बाद हम लिख दें x हो गया, y हो गया, z हो गया, इस प्रकार की चीजें क्या बनाएंगे, सीक्वेंस बनाएंगी। और साथ हम यहाँ लिख दें a हो गया, a प्लस डी हो गया, a प्लस 2d हो गया, और एड्रेस करते जाएं यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख दें, कुछ और लिख दें आगे चल के, तो वो क्या बनाएंगे, वो एक सीक्वेंस कहलाएगी, सीक्वेंस से लगी हुई चीजें हैं। हम और लिखना चाहें तो a हो गया, ए आर हो गया, ए आर स्क्वायर हो गया, ए आर क्यूब हो गया, ये सब चीजें जो कनेक्ट हो रही हैं इस सीक्वेंसेस के फॉर्म में कनेक्ट होगी। बस हमें इतनी सी बात सीखनी थी। तो सीक्वेंसेस क्या होगी, व्हेन द मैथमेटिकल नंबर्स आर कनेक्टेड विदाउट मैथमेटिकल साइन इज नोन एज सीक्वेंस। तो हमने सीक्वेंस के बारे में सीखा। जल्दी हम क्या सीखने वाले हैं, सीरीज के बारे में। एक बार इसे नोट डाउन करो, फिर उसके बाद सीरीज के बारे में सीखते हैं। सीरीज क्या होती है देखिएगा, सीरीज के बारे में अभी हमने पढ़ा था, जस्ट इसका उल्टा। इसमें साइन उपयोग नहीं हो रहा तो उसमें क्या है, उसमें यूज होंगे। इसे देखते हैं, सीरीज क्या होती है। व्हेन द मैथमेटिकल numbers are connected, when the mathematical numbers are connected without mathematical sign, नहीं, with mathematical sign, क्या आएगा यहाँ पर, with mathematical sign is known as क्या कहलाएगी, वो सीरीज कहलाएगी, इज नोन एज सीरीज। तो सीरीज कहलाएगी। सीरीज में देखते हैं किस प्रकार से एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो एग्जाम्पल में लिखेंगे 1 हो गया, बीच में प्लस माइनस कुछ भी लगा सकते हो आप, 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, इस प्रकार से आप लिखते जाओगे तो ये क्या बनेगी, सीरीज बनेगी। हमने लिख दिया है a प्लस माइनस ए प्लस डी, और प्लस माइनस क्या लिख दिया, a प्लस 2d। इस प्रकार से आप चीजें लिखोगे तो क्या बनेगी, वो कहना कहीं पर सीरीज बनेगी। हमने यहाँ पर लिख दिया a प्लस माइनस ए आर प्लस माइनस ए आर स्क्वायर प्लस माइनस इस प्रकार चीजें लिख दी तो क्या बनाएंगे, तो इस सीरीज के रूप में बनाई जाएंगे। तो क्या कहला है, व्हेन द मैथमेटिकल नंबर्स आर कनेक्टेड विद मैथमेटिकल साइन इज नोन एज सीरीज। सीरीज में क्या है, सीरीज में प्लस माइनस का साइन को उपयोग किया जाता है, इसलिए वो सीरीज कहलाती है जी। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल वी हैव टू डिवाइड सीक्वेंस एंड सीरीज इन द 4 फॉर्म। ये फिर 4 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। 4 पार्ट कौन कौन सी होती हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आती है निकल के, और साथ में जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, और अर्थमेटिको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में सब चीजें निकल के आती है। तो इसे हम देखेंगे, बताएंगे बिल्कुल ये बात। देखो जरा ध्यान से, ये नोट हो गया। आप इसके बाद लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू रूल we have to divide sequence and series in 4 parts of progression। 4 parts of progression। पहले कौन सी प्रोग्रेशन होगी, पहली प्रोग्रेशन होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो शॉर्ट में हम एपी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं शॉर्ट में, एपी बोल देते हैं। दूसरी कौन सी होगी, दूसरी होगी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन,
इसे हम जीपी बोल देते हैं। तीसरी क्या होगी? तीसरी अगर हम बात करें तो तीसरी की बात करें वो होती है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन इसे एचपी बोल देते हैं। और इसके बाद क्या होगी? अर्थमेटिको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे हम मिक्स फॉर्म कहते हैं। मिक्स होती है इसमें सारी चीजें। अर्थमेटिको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, चार टाइप की प्रोग्रेशन जिसमें हमने यहाँ पर लिखी, इन सब के बारे में हमें विधिवत रूप से क्या धीरे धीरे करके पढ़ना है। तो आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के मोस्टली पार्ट्स को पढ़ लिया जाए, उसे सीख लिया जाए, किस प्रकार के इसमें प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, कौन कौन से फॉर्मूले इसमें यूज होते हैं, इन सब बातों को सीखेंगे। किसमें सीखेंगे? हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सीखेंगे और आज की क्लास में सीखेंगे। ठीक, एक बार इसे नोट करो और नोट करने के बाद बताओ क्या है इसमें क्या नहीं। इसे रब करते हैं फिर करते हैं बात शुरू। तो हमारी पहली हेडिंग पड़ेगी अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। कैसे पहचानते हैं एपी? सभी प्रोग्रेशन तो होती हैं जिसमें मतलब प्लस माइनस या फिर विदाउट साइन सीक्वेंस लिख दी जाए, सीरीज लिख दी जाए, प्रोग्रेशन के रूप में आ ही जाती है। वो एपी में होती है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, उसकी पहचान क्या होती है, आइडेंटिटी क्या होती है उसकी, इस चीज को अभी सीखते हैं और लिखते हैं। तो आपको बता दें कि कोई दो टर्म्स का अगर हम डिफरेंस निकालें सीक्वेंस में तो वो क्या है? सेम आए, तो उसे हम किसे क्या कहते हैं? उसे ही हम कहते हैं वो किस में है? वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो ऐसे लगते हैं व्हेन द डिफरेंस ऑफ ईच टर्म ऑफ एनी सीरीज आर इक्वल देन सच टाइप ऑफ सीरीज आर नोन एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो लिखते हैं व्हेन द डिफरेंस, डेफिनेशन में इसकी लिखेंगे व्हेन द डिफरेंस of each term in any series are equal, then such type of series are in arithmetic progression। किसमें होगी वो? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगी। When the difference of each term in any series are equal, then such type of series are in AP। किसमें होंगी वो? AP में होगी। तो AP की खासियत क्या होगी? मतलब कि हर टर्म का क्या हो, मतलब हर दो टर्म, एक प्रत्येक टर्म का अगर डिफरेंस देखा जाए फटाफट आगे क्या के, तो क्या होता है? वो अगर सेम होता है, जैसे हम यहाँ पे लिख दें 1 2 लिख दिया, 3 4 5, इस प्रकार से जो चीज लिखी यहाँ पर, तो क्या है इसमें देखो, इसके बीच का अंतर कितना आया? 1 है। इसके बीच का अंतर कितना होगा? 1 होगा। इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा? 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, इस प्रकार से 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये सब चीजें लिख देंगे तो इनके बीच में डिफरेंस देखो कितना आया? 2 का आया। इनके बीच में 2 का है, इनके बीच क्या? 2 का है, इस प्रकार से। तो जनरल टर्म अगर देखा जाए, जनरल जनरल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे लिखेंगे? तो जनरल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो लिखने का तरीका वो इस प्रकार से, ए होता है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2d होता है, ए प्लस 3d होता है, और लास्ट में चलते चले जाओ इस प्रकार से। यहाँ पर आप देख सकते हो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये टर्म ऐसा आ जाएगा, ए प्लस एन डी भी आएगा और भी चलता चला जाएगा। तो ये किसमें है? ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लिखी हुई सीक्वेंस है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में काउंट होती है इसे। तो इसे पहचानने का तरीका होता है छोटा सा, इसे सीखा हमने। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उन्हें देखते हैं और देखने के बाद हम अपने क्वेश्चन पे आएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, सीधे सीधे आप एक बार इसे जरा नोट करिएगा और नोट करने के बाद थोड़ा सा पढ़ के देखिएगा।
ठीक, वैसे इसमें कुछ खास बात थी नहीं, ये आपको पहले से पता होगी, 10th का भी चैप्टर है, 10th में भी पढ़ते हैं एनसीईआरटी में हम। हाँ, पर 11th में इससे स्टार्ट करेंगे और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हार्मोनिक और एजीएस पढ़ते हुए आगे निकल जाएंगे। एक प्रोग्रेशन का रहेगा सिलेबस, नोट कर लीजिएगा इसे, वीडियो को रोक कर। देखिएगा, अगर हम बात करें nth टर्म ऑफ एपी, एपी का nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे रहे हैं। फॉर्मूला, अगर एपी हमारे पास जनरल एपी जो हमारे पास इस प्रकार से है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे चलते जाओगे यहाँ पर ए प्लस, यहाँ पर आ जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। तो इसका जो nth टर्म लिखा है यहाँ पे इतना लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखा हुआ है। ठीक, देखते हैं इसे, तो इसका nth टर्म लिखते हैं इस प्रकार से, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ टी एन क्या है, वेयर टी एन, सारी बातें यहाँ पे लिखते हैं, वेयर टी एन क्या होगा, फिर टी एन होगा nth टर्म होगा ऑफ एपी, एपी का क्या है, nth टर्म है। ए यहाँ पर क्या है, ए किसको रिप्रेजेंट करता है, ए रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी को, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी को, और एन क्या है, एन है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और डी क्या है यहाँ पर, डी है कॉमन डिफरेंस, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। भाई कॉमन डिफरेंस जिसके चक्कर में क्या होती है, सीरीज या फिर सीक्वेंस एपी बन जाती है। तो इनके बीच का अगर आप गैप देख रहे होगे, ए प्लस डी से ए को हमने क्या करा, सब्ट्रैक्ट किया, तो क्या आया निकल के डी, इसके आगे वाले में से इसे सब्ट्रैक्ट किया, क्या आया, डी आया। अब आगे वाले में से पीछे वालों को ऐसे प्रकार से अगर आप अंतर देखोगे, डिफरेंस देखोगे, हर बार कितना आएगा, हर बार इक्वल अंतर आएगा, इक्वल डिफरेंस आएगा। और इसी इक्वल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, इसी इक्वल डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो ये जो इक्वल डिफरेंस आ रहा है हर बार, तो यही क्या कहलाएगा, यही कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। ये क्या कहलाया, एक कॉमन डिफरेंस कहलाया। तो हमारे पास पहला फॉर्मूला मिल चुका है क्या, जिसे हमने बोला टी एन, एन टर्म, nth टर्म जो होता है एपी का क्या होता है, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो इसे हम याद रखेंगे, याद रखने के बाद इसे हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में किस प्रकार से। इतनी बात समझ में आई, इसे नोट करते हैं। लास्ट टर्म की अगर बात करी जाए कि लास्ट टर्म किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, तो आप लास्ट टर्म को डिफाइन करोगे एल से। उसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, एल से निकालते हैं। देखो लास्ट टर्म को कैसे डिफाइन करोगे, लास्ट टर्म ऑफ एपी, ऑफ एन एपी का लास्ट टर्म होता है एल, एल इज इक्वल टू, बिल्कुल लास्ट में होता है, उसका भी फॉर्मूला होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस इतना सा फर्क हो जाता है कि यहाँ पर एल किसे डिनोट करता है, एल माना जाता है लास्ट टर्म के लिए। ठीक, तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा nth टर्म का। अब nth टर्म का फॉर्मूला जो पढ़ा था अभी हमने, वो स्टार्टिंग से था, सीक्वेंस को अगर काउंट करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से, तो वहां से nth टर्म का फॉर्मूला था। मतलब कि अभी इससे पहले जो हमने फॉर्मूला पढ़ा वो nth टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग पढ़ा था। अब हम अगर फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं तो nth टर्म अगर हम लास्ट से पूछ ले कोई, तो nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी, लास्ट से nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा वो सिखाते हैं। तो लास्ट से nth टर्म का फॉर्मूला जो होगा उसे हम सीधे सीधे याद रखने की कोशिश करेंगे, टी एन डैश से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं, वो क्या होगा, टी एन डैश इज इक्वल टू होगा एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ऐसे करके याद रखेंगे, जहाँ टी एन डैश क्या है, लास्ट टर्म है, एल क्या है, एल है लास्ट टर्म, टी एन डैश क्या है, टी एन डैश है कि लास्ट, वो nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, एल क्या है लास्ट टर्म है, एन क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, डी क्या है, डी यहाँ पर कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक फॉर्मूला हमारे पास ये आया, आप इसे भी नोट करना तभी काम चलेगा। ठीक है जी, इसे नोट कर लिया। अच्छा, कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं कि वो टी एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ही क्यों आता है, किस प्रकार से आता है। अगर छोटी मोटी बात है, जैसे अपना एग्जाम से लेना देना कुछ भी नहीं है, इसे अगर हम इसमें देखेंगे क्यों आता है,
इसे का कारण आपको बताते हुए अगर आगे बताएं तो उस बात का मजा कुछ और आ ही जाएगा निकल के, है ना। और बाकी अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस करो, चीज़ों को यहाँ पढ़ो, फिर किताबों में पढ़ो, फिर क्वेश्चंस को देखो, क्वेश्चंस को लगाओ, ना हो फिर कहीं ना कहीं पर हमसे किसी ना किसी माध्यम से पूछो क्वेश्चन, हम उसे का जवाब देंगे, उसका रिप्लाई देंगे, सॉल्व करके दिखाएंगे कैसे करके सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन है। तो पढ़ाई से घबराना नहीं है। कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, और इतनी जल्दी हार मत माने मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। तो पढ़ते रहिएगा शानदार तरीके से, शांति तरीके से, और अपनी कामयाबी का कहना कहीं पे जश्न मनाने के लिए तैयार हो जाओ। जब पढ़ाई अच्छी करोगे तो कामयाबी मिलेगी, कामयाबी मिलेगी फिर क्या करोगे, फिर कहना कहीं पर खुशी मिलेगी। ये बस इतना रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बस उससे कोई लेना देना नहीं अपने सिलेबस का, पर क्या है उसे दिखाते हैं किस प्रकार से वो आता होगा। जैसे कि अभी टी एन इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला बोला ना आपके सामने हमने। ठीक, अब इसे प्रूव करते हैं किस प्रकार से होगा। जैसे कि अगर हम बात करें, हम कहें कि पहला टर्म कैसे करके निकालोगे, तो पहला टर्म निकालने के लिए हमें पुट करना पड़ेगा, कितना पुट करना पड़ेगा, एन इज इक्वल टू वन। एन इज इक्वल टू वन पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ से टी वन की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से आ जाएगी ए प्लस वन माइनस वन इंटू डी। इस प्रकार से आएगी, नहीं आएगी। और ए क्या है, अब अगर इसे देखो तो कितना निकल के आएगा, इसे देखो तो ये आएगा निकल ए, केवल ए, पहला टर्म निकल आया। आप अगर दूसरे टर्म को लिखना चाह रहे हो, क्योंकि जनरल एपी हमारे पास क्या होती है, जनरल एपी की जो तस्वीर होती है वो इस प्रकार से होती है, ए हो गया, ए प्लस डी हो गया, ए प्लस टू डी हो गया, ए प्लस थ्री डी होगा। ये क्या जनरल है एपी। तो पहला टर्म देखो हमें मिल गया यहाँ पे। अब जब टू पुटअप करोगे यहाँ पर तो सेकेंड टर्म निकलेगा, और यहाँ लिख दोगे ए प्लस सेकेंड माइनस वन इंटू डी, लिख सकते हो आराम से। देखो ए प्लस डी आ रहा है। अब अगर थर्ड टर्म निकालना चाह रहे हो तो ऐसे लिख सकते हो आप, उसके लिए ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी। देखो ये अगर ध्यान से देखो तो ए प्लस टू डी आ जाएगा निकल के। तो इसी प्रकार से सोचा कि एन टर्म्स कैसे निकलेगा, एन टर्म निकलेगा, एन रख दोगे। एन कैसे रख दोगे, क्योंकि वन हर बार क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, पैटर्न मिल गया हमारे लिए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब इसकी प्रूविंग भी दे सकते हो इस प्रकार से। ठीक है, तो इस बात का कोई लेना देना था नहीं, और बताया हमने। ठीक है, आगे इसके बाद हम एक कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं किस प्रकार से, या फिर कुछ थ्योरम्स की तरफ चलते हैं, इसका काम कहना के पर हमारे जेई के क्वेश्चन को सॉल्व करने में होगा, या फिर उसका उपयोग होगा ही होगा। ठीक है जी, चलो। देखो, पहली एक हम आपको थ्योरम आप तक पहुंचा रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो, अगर हम सम करें, कहाँ के सम करें, nth टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग और nth टर्म फ्रॉम द लास्ट का, तो हमें क्या गेट होता है, हमें क्या प्राप्त होता है, हम बताएंगे। तो आप देख के इस बात पे थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा कि जो उससे जो प्राप्त होता है वो होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। बस इतना कह सकते हैं। मतलब क्या करा, कोई सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में हम nth टर्म निकाले हैं, कहाँ से, स्टार्टिंग से, और हम nth टर्म निकालें कहाँ से, लास्ट से, और उनको आपस में ऐड कर दें, तो हमें जो रिजल्ट मिलता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, मतलब कि ए प्लस एल जैसा मिलेगा हमारे लिए। अभी देखते हैं किस प्रकार से मिलता है, क्या होता है। इस बात को लिख लेते हैं, लिखो द समेशन ऑफ nth टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड nth टर्म फ्रॉम द लास्ट इज इक्वल टू द समेशन ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। ठीक, इस बात को लेते हैं थ्योरम के रूप में, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखो क्या है थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। The summation of nth term from the starting and nth term from the last is equal to the summation of
इज इक्वल टू द समेशन ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। तो इंपॉर्टेंट बात ये थी, इसे हमने लिखवा दिया। क्या लिखवाया हमने, देखो जल्दी आंसर। द समेशन ऑफ एन टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड एन टर्म फ्रॉम द लास्ट इज इक्वल टू द समेशन ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। ये हमारी थ्योरम के रूप में काम करेगी। जैसे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि हमें पता है ना, क्या पता है हमें, ये पता है कि टी एन क्या होता है एक्चुअल में स्टार्टिंग से, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही तो होता है। एक इक्वेशन ऐसे डाल दो। टी एन डैश क्या होता है, टी एन डैश कैसे निकालोगे, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। कहाँ से आया, अरे अभी तो पढ़ाया। अब इन्हें ऐड कर दो। ऐड कैसे करते हैं, फर्स्ट को सेकंड में ऐड करेंगे तो कितना आएगा निकल के, टी एन प्लस टी एन डैश, इधर कितना आ जाएगा, ए प्लस एल। और यही हमारी थ्योरम थी, यही कहना चाह रहा था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसे याद रखिएगा। इसका काम करने के ऊपर हो सकता है, फिर सीधे सीधे एग्जाम में स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा, काम है वो नोट कर लो। फिर इसके बाद हम एक स्टेटमेंट और लिखवाते हैं, कुछ क्वेश्चन सोल्व करने तक हम इंक इसमें डालें मार्कर में, बढ़िया रहे। और इसके जितने भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको दिखाएंगे कि कैसे करके उसमें हम शॉर्ट ट्रिक का यूज कर सकते हैं, कैसे करके हम एकेडमिक में जब उस क्वेश्चन को सॉल्व करते थे तो हमारा वो मेथड कितना ज्यादा लंबा हुआ करता था। तो अब के जो प्रश्न होंगे वो कहना कह पर बहुत ही शॉर्ट में निपटेंगे, इस चीज को सीखेंगे। ये कहना कह पर अपनी अच्छी बात है, ताकि क्वेश्चन कम समय में होगा, ताकि हमें और चीजों के लिए समय मिल जाएगा तो बढ़िया रहेगा, है ना। ऐसे ही एक स्टेटमेंट और आपको लिखवाएं। और स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर किसी भी एपी का नहीं, किसी भी सीक्वेंस का या सीरीज का, फिर किसी भी प्रोग्रेशन का nth टर्म अगर लीनियर फॉर्म में है, मतलब लीनियर फॉर्म में वो भी किसी एक वेरिएबल में n में है, तो वो जो अगर किसी भी प्रोग्रेशन का nth टर्म लीनियर फॉर्म ऑफ n में है, तो वो प्रोग्रेशन पक्का किसमें होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगी, एपी में होगी। और उसका जो डी निकल के आएगा, फर्स्ट टर्म जो निकल के आएगा वो किस प्रकार से निकल के आएगा, उसका जो फर्स्ट टर्म निकलेगा वो कोएफिशिएंट ऑफ एन के रूप में निकल के आएगा, ठीक है। इतनी बात को जानते हैं हम, लिखो। तो इस स्टेटमेंट को यहाँ पर लिखते हैं और सीखते हैं किस प्रकार से उसे हम शॉर्ट ट्रिक में यूज कर सकते हैं। उस स्टेटमेंट को, इतना गहरा, इतना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है अपने आप में। देखते हैं क्या लिखा हुआ, इफ द nth टर्म ऑफ एनी सीरीज, if the nth term of any progression in linear form of n, ठीक। तो किस प्रकार से, then this progression will be in AP, and common difference of the progression क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस ऑफ द प्रोग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ एन के इज इक्वल हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एन के इक्वल होगा। तो किस प्रकार से कहना चाह रहे हैं, ये सब बात का मतलब एक तरफ है, जैसे कि अगर हम इसे, इतनी बड़ी बात को अगर हम इसे केवल एक शॉर्ट में स्टेटमेंट के रूप में लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। आप ये कह सकते हो, सर देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है टी एन इज इक्वल टू ए एन प्लस बी। इस फॉर्म में अगर किसी भी प्रोग्रेशन का क्या है, nth टर्म है, तो आप सीधे बता सकते हो, कैसे बता सकते हो, सीधे बता सकते हो वो जो प्रोग्रेशन होगी वो किस में होगी। अगर आपके पास ऑप्शन आ जाए कि इफ द nth टर्म ऑफ एनी प्रोग्रेशन इन लीनियर फॉर्म ऑफ n, तो बताओ वो जो प्रोग्रेशन होगी वो किस में होगी। चार ऑप्शन आपके पास दिए हूं, चार ऑप्शन कितने चार ऑप्शन दिए हूं। पहला ऑप्शन दे रखा हो एपी, दूसरा ऑप्शन दे रखा हो जीपी, तीसरा ऑप्शन दे रखा हो एचपी, और चौथा ऑप्शन देख रहा हो नन ऑफ दिस। तो आप कौन सा ऑप्शन को पिकअप करोगे, तो इसे देखते हैं।
तो किस फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में, तो आप हमेशा इस वाले ऑप्शन पर जाओगे, कौन सी में होगी, एपी में होगी। और वहीं पर इसके कॉमन डिफरेंस की बात आ जाए, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर ऑप्शन में आ जाए ए बी, ए प्लस बी, या फिर नन ऑफ दीज लगाओगे। तो कॉमन डिफरेंस क्या लगाओगे, कॉमन डिफरेंस हमेशा ए लगाओगे। क्या होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस तो होता है कोफिशिएंट ऑफ एन। क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एन। तो एन का जो भी कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। किसका कॉमन डिफरेंस होगा, वो उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस होगा, इस बात को हम कह रहे हैं। ठीक है, चलो इतनी बात नोट करो, नोट करने के बाद हम आगे बढ़े कुछ और चीजों को लेके देखते हैं। एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। एग्जाम्पल को उठाते हैं, जैसे हमने कोई एग्जाम्पल उठा लिया, टी एन दे रखा है हमें, कितना दे रखा है, टी एन दे रखा है 2n-3, और पूछा जा रहा है कि किस में होगा, प्रोग्रेशन में किस में होगा, तो आप बताओगे हमेशा किस में होगा, एपी में होगा। और इसका कॉमन डिफरेंस की बात आएगी तो आप फटाक से देख के बता दोगे कितना होगा कॉमन डिफरेंस, कोफिशिएंट ऑफ एन, और कोफिशिएंट ऑफ एन कितना है, 2 कोफिशिएंट ऑफ एन है, इसका मतलब क्या होगा, यही कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से आप इसे कर सकते हो सॉल्व। ठीक है, अच्छा इसकी चलो एक क्वेश्चन ऐसे बता दें, इसका बेसिक मेथड क्या आएगा निकल के वो देखते हैं। आप क्या करोगे, एक बार फर्स्ट टर्म निकालोगे, तो फर्स्ट टर्म कैसे निकालोगे, एन की जगह पे 1 रख दोगे, तो कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 3, तो कितना आएगा यहाँ पर अगर देखा जाए 2 माइनस 3 माइनस 1, ये तो है लिखा हुआ। अब अगर हम सेकेंड टर्म निकालें इसका, तो कैसे निकालोगे, 2 टू जा 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 3, तो कितना आएगा यहाँ पर 2 टू जा 4 माइनस 3 गया, कितना बचा 1 बचा। अब क्या होता है कॉमन डिफरेंस क्या होता है, तो कॉमन डिफरेंस होता है t2 माइनस t1, कितना आएगा निकल के, वो आ जाएगा 1 माइनस ऑफ माइनस 1, कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो ये ऐसे बताया और हमने वैसे बताया, तो इसमें कहने के पर टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं इधर, और इधर नहीं है, तो आप ऐसे करके याद रख लोगे तो अपना काम चल जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चंस हम आपको बताएं लिख के कि क्या है प्रश्न, और प्रश्न के बाद उसमें लगाएंगे आंसर किस प्रकार से होगा। क्वेश्चन है, इफ द वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 11 एंड द वैल्यू ऑफ सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 16, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्वेल्थ टर्म, क्या होगी निकल के। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमारे पास, क्वेश्चन इस प्रकार है, इफ द वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म, हमें फिफ्थ टर्म की वैल्यू क्या गिवन है, कितनी गिवन है, फिफ्थ टर्म की वैल्यू गिवन है 11, और हमें सेवेंथ टर्म की वैल्यू कितनी है, सेवेंथ टर्म की वैल्यू वो हमें भी गिवन है, तो सेवेंथ टर्म की वैल्यू कितनी है 16 है। तो हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा है T12 मतलब ट्वेल्थ टर्म की वैल्यू क्या आएगी निकल के, इस बात को पूछा है। तो इस बात को देखो किस प्रकार से हम फाइंड करते हैं, एकेडमिक में इसका रूल क्या है और उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, उसे हम आज इस वाली वीडियो में आपको बताएंगे, और आप जानना कि किस प्रकार से काम करनी है चीजें। ठीक है जी, तो इसे बताते हैं। तो एकेडमिक रूल तो ये था कि हम टी फिफ्थ को अपने उस वाले फॉर्मूले से लिख लें। कैसे लिखोगे आप इसे लिखोगे टी फिफ्थ इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है ए प्लस 4d। 4d कैसे आया यहाँ पर, क्योंकि 5 जो है n की वैल्यू है, n माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4d आ जाएगा, इस बात को आप याद रख लो। इधर कितना आ जाएगा 11, ऐसे करके यहाँ पर T7 की वैल्यू जब निकालोगे, अगर यहाँ पर समझ में नहीं आया तो यहाँ पर पक्का आ जाएगा, है ना। तो क्या लिखोगे यहाँ पर लिखोगे a प्लस 6d इज इक्वल टू, जो गिवन है हमें 16, वो यहाँ पर लिखेंगे। देखो a प्लस 6d जो हमें गिवन है, गिवन कितना है हमें 16, वो यहाँ पे लिखेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे, और इसे सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व होकर क्या आएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, मतलब फर्स्ट वाले इक्वेशन को सेकंड वाले इक्वेशन से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इधर से सब्ट्रैक्ट करोगे इसके लिए, तो कितना आएगा यहाँ पर, ए से ए जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इधर कितना बचेगा 2d, इधर कितना बचेगा 5 बचेगा। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, d की वैल्यू 5/2 आ गई, आई नहीं निकल के, d की वैल्यू 5/2 आ गई, और d की वैल्यू 5/2 आई है निकल के। आप यहाँ से a की वैल्यू निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, a प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 5/2 इज इक्वल टू 11, और तो यहाँ पर कितना जाएगा 2 2 4 5 2 10, इधर कितना है 11 है,
ए की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो 11 में से 10 गया 1, ए की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई निकल के। देखो ए की वैल्यू 1 पता है हमें, डी की वैल्यू 5/2 हमें पता है। अब इसके बाद आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा नाउ T12 की वैल्यू पूछा, कितनी आएगी निकल के a + 11d आएगी निकल के। लगा दो यहाँ पर a की वैल्यू 1 हो गई, 11 जगह, d की वैल्यू कितनी 5/2 आ गई निकल के। इसे जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये 55 ये 2 तो 55 और +2 कितना आएगा, नीचे भी 2 तो 57/2 इस टाइप की वैल्यू हमें देखने को मिलेगी। पर इतना लंबा मेथड, इतनी सब बातें, कुछ और दे रखा होता तो और कहना कि तुम कंफ्यूज हो जाते, पर ये सब हमें नहीं करना है। ठीक, हम एक आपको अपने मेंस के हिसाब से आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं और उसे फिर सॉल्व करना दिखाते हैं, तो समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, देखो एक बार इसे देख लो फटाफट और फिर हम आपको अपनी शॉर्ट ट्रिक की तरफ ले जाएं। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा, ये है हमारा एकेडमिक रूल बेसिक मेथड, इसमें बता दिया और एक दो सवालों में बताएंगे, तो सब में नहीं बताएंगे, इसलिए कहना क्या, पर आप इस पे ज्यादा हम गौर नहीं करेंगे, हम करेंगे किसी ना किसी प्रकार से हमारा सवाल किस प्रकार से क्या हो रहा है, इजीएस्ट वे में कन्वर्ट हो रहा है, वो देखते हैं। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, अगर तुम्हें पता क्या है, अगर तुम्हें tx पता हो, ty पता हो और आपसे tz पूछा जाए, ठीक, तो किस प्रकार से पूछा जाता है, tx की वैल्यू तुम्हें अगर गिवन है, tx की वैल्यू अगर गिवन है a, कितनी गिवन है a, ty की वैल्यू कितनी गिवन है v, और tz की वैल्यू अगर आपसे पूछ ले जाए, tz की अगर वैल्यू आपसे पूछ लिया तो आप इस वाले फॉर्मूले पे विश्वास रखना है एक बार, और ध्यान रखना कहने का पर क्या होगा, 7 और 5 12 बना रहा होगा यहाँ पर, तभी पूछा जाएगा, इनका योग होगा इसके बराबर, इस चीज ध्यान रखने वाली होती। ठीक, ऐसा आपको अगर देखे तो आप इसमें रख दो सीधे वैल्यू tz माइनस tx, नीचे कितना रखोगे z माइनस x, कितना आएगा नीचे z माइनस x, और इधर क्या लिखोगे ty माइनस tx, इधर नीचे क्या लिखोगे y माइनस x, इस चीज को हमें लिखना है यहाँ पे। ठीक, चलो tz तो निकालना है हमें, माइनस tx की वैल्यू में tz मतलब t12 यहाँ रखना है, यहाँ पर रख लोगे आप, tx की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, tx की वैल्यू दे रखी है, मतलब यहाँ पर tx जगह पे क्या है 5 है तो 11 दे रखी है वैल्यू, z मतलब 12, यहाँ पर कितना 5, इधर लगाओगे कितना ty का मतलब कितना है, ty फटाफट देखो फटाफट कितना दे रखा है, ty 16 दे रखा है, माइनस tx कितना रखा है 11 देख रहा है, इधर कितना लगाओगे आप 7 और इधर कितना लगा दो 5, इस प्रकार से सॉल्व कर लेना है हमारे लिए। तो कैसे करके सॉल्व करेंगे जरा देखो जरा ध्यान से भाई, t12 है माइनस का 11 है, यहाँ पर कितना बचेगा 7 बचेगा, इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 5, इधर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, जरा इसे सॉल्व करो बहुत तेजी से। तो t12 माइनस 11 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 35/2, और t12 वैल्यू कितनी आएगी निकल के 35/2 प्लस का कितना आ जाएगा 11, इसे सॉल्व करोगे तो 35 में कितना 22 ऐड करोगे, यहाँ पर 2 कर दो तो वही आ जाएगी 57/2। ठीक, तो समझाने में समय लगा आपको, अगर ये सब चीजें समझ में पहले ही हैं तो इतनी बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फटाफट यहाँ पर वैल्यूज लगाओगे, कहना पर अपना आंसर निकाल दोगे। तो इस चीज को हमें सीखना है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है ये है, इस चीज को सीखना पड़ेगा। तो tz माइनस tx अपॉन z माइनस x इज इक्वल टू ty माइनस tx अपॉन y माइनस x, इससे अपना सवाल उससे तो ज्यादा कहने के पर कम समय में निकल ही जाएगा और अपन सॉल्व कर लेंगे। ठीक रहेगा, तो पहली ट्रिक आप तक पहुंच गई है, इसका आंसर क्या दोगे आप, इसका आंसर बता दोगे किसी ना किसी रूप में अगर जो आया है वो। ठीक, अब सेकंड ट्रिक देखो कैसे निकालते हैं, नोट कर लो इसे, और इसे फिर हम हटा रहे हैं। सेकंड ट्रिक देखो इसमें क्या है, सेकंड ट्रिक में क्या दे रखा है, एक क्वेश्चन को मान के चलते हैं फिर से ट्रिक के रूप में बताएंगे। इफ द वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म इज 3 एंड द वैल्यू ऑफ थर्ड टर्म इज 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एट टर्म कितनी आएगी निकल के। देखो अगर ऐसा कभी देख जाए, इफ द वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म इज 3, थर्ड टर्म इज इक्वल टू 5, ये इंटरचेंज हो रहा है, आपसे पूछा जा रहा हो, क्या पूछा जा रहा हो, वैल्यू किसकी पूछी जा रही है 8 की पूछी जा रही है, तो किस प्रकार से लगाएंगे, तो इसमें टिप्स क्या होती, इसमें देख लो कि tx अगर y दे रखा है, tx अगर y दे रखा है और ty अगर x दे रखा है, tx अगर y दे रखा है ty अगर x दे रखा है, तो आपसे पूछा क्या जाए, आपसे अगर पूछा जाए इनके सम की वैल्यू पूछी जाए t
एम नहीं टी एक्स प्लस वाई की वैल्यू पूछ रहा है, टी एक्स प्लस वाई की वैल्यू पूछ रहा है, तो वो हमेशा आप सीधे बता दोगे कितना, जीरो होगी। क्या होगी, जीरो होगी। भाई हिसाब यहाँ पर है, देख लो चाहे करके। आपके सामने क्या पता है, टी फाइव की वैल्यू कितनी, थ्री, टी थ्री की वैल्यू फाइव, टी एट की वैल्यू पूछ ली है। टी एट की वैल्यू पूछ ली, इसका मतलब सीधा इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर जीरो होगा। कैसे आता जरा एक बार दिखा दें, बताओ, आपको विश्वास हो जाएगा कि किसी न किसी रूप में हम सही बता रहे हैं। टी एट की वैल्यू, आप दूसरा क्वेश्चन उठा लो, टी 11 की वैल्यू 12 दे रखी हो और टी 12 की वैल्यू 11 दे रखी हो, अब टी कहना कह पर आपसे 13 की वैल्यू पूछी, 23 की वैल्यू पूछी जाए, तो आप सीधे सीधे इसकी वैल्यू कितनी बताओगे, टी 23 की वैल्यू जीरो आएगी निकल के, क्योंकि 23 क्या है, 23 जो है वो 11 और 12 का सम है, इसलिए इसकी वैल्यू जीरो आएगी। कैसे आती है वो देख लो। टी 5 की वैल्यू 3 है, इसका मतलब क्या है, ए प्लस 4d इज इक्वल टू 3। टी 3 की वैल्यू 5 है, इसका मतलब क्या है, ए प्लस 2d इज इक्वल टू 5। एक बार एक काम करो कि पहले वाले में से दूसरी वाले को क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो। ये है एकेडमिक रूल, पहली इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2d आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा -2, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। d की वैल्यू -1 जरा रख दो इसमें पहली वाली में, तो कितना आएगा, a प्लस 4 -1 इज इक्वल टू 3। तो a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि T8 की वैल्यू बताओ कितनी होगी। T8 कैसे लिखोगे, a प्लस 7d लिखोगे। तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू आ गई 7 और प्लस 7 यहाँ और -1 यहाँ, तो कितना आ जाएगा 7 - 7 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से इसकी वैल्यू कितनी आती, जीरो आती। तो आपको याद रखना पड़ेगा, क्या याद रखना पड़ेगा कि अगर Tx की वैल्यू y दे रखी हो और Ty की वैल्यू x दे रखी हो, आपसे पूछा जाए Tx प्लस y की वैल्यू, तो आप कैसे फाइंड करोगे Tx प्लस y की वैल्यू, सीधे जीरो बता के फाइंड करोगे, ऑप्शन आपको मिल ही जाएगा जीरो, है ना। गजब की बात, बहुत बढ़िया। ऐसे पढ़ते रहिएगा और आनंदित होते रहिएगा। आगे बढ़ते अपनी क्लास को लेकर चलते हैं, कुछ और शॉर्ट ट्रिक को बारे में देखते हैं। बहुत शुक्रिया। आगे देखो, एक नई प्रॉब्लम के साथ आ रहे हैं हम। चलिएगा, अगर आपको ऐसा कहीं दिख जाए टी एम की वैल्यू दे रखी हो 1/n और टी एन की वैल्यू दे रखी हो 1/m, आपसे पूछा जाए किसी ना किसी रूप में उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो उसका फर्स्ट टर्म जो होगा वो होगा 1/mn, उसका डी कितना होगा वो 1/mn, उसका टी एम एन कितना होगा तो वो होगा 1 और a माइनस डी कितना होगा, वो चीजें जीरो होगी। सारी चीजें यहाँ पर लिखते हैं, फिर क्वेश्चन बोलते हैं, आराम समझ में आएगा, है ना। देखो क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न यह है कि आपसे ये दिखाया जाएगा टी एम की वैल्यू अगर गिवन है 1/n, टी एन की वैल्यू अगर गिवन है 1/m, और आपसे पूछा गया टी एम एन की वैल्यू कितनी होगी या फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है, फिर a माइनस डी की वैल्यू कभी कभी वो लोग पूछते हैं, यहाँ से ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं मेंस में। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो सीधे सीधे आप बता सकते हो। अगर ऐसा केस दिख रहा हो तभी लगाएंगे सारी बातें, वरना और किसी में नहीं। तो टी एम एन की वैल्यू अगर पूछी जाए तो वो हमेशा कितनी होगी, वो हमेशा 1 होगी। टी ए की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से ए की वैल्यू जो आती है निकल के वो आती है 1/mn, और डी की वैल्यू भी कितनी आती है, डी की वैल्यू भी आती है 1/mn। और अब यहाँ से a माइनस डी की वैल्यू पूछोगे तो कितनी आएगी, a माइनस डी की वैल्यू आती है निकल के जीरो, तो आप a माइनस डी की वैल्यू क्या लगाओगे, यहाँ पे जीरो लगाओगे। तो a माइनस डी की वैल्यू सीधे लिखना कितना, जीरो। ये चीजें अपने आप याद रखोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे हमने कहा यहाँ पर t3 की वैल्यू कितनी है 1/2 और t2 की वैल्यू कितनी है 1/3, और हमें पता है जो कुछ बतानी बता लेंगे। देखो फटाफट इस पर सॉल्व करेंगे अब, a प्लस 2d इज इक्वल टू 1/2 और a प्लस 3d नहीं, a प्लस d इज इक्वल टू कितना लगाओगे 1/3, इस प्रकार से लगाओगे। इसी तरह सब सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार की बातें कर। चलो एक चीज बता दे रहे हैं यहाँ पर, जब से सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ आ जाएगा d और यहाँ एलसीएम लोगे तो 6, तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 2, तो कितना आ गया 1/6, मतलब 1/mn आ चुका है। अब जब यहाँ बाहर रख दोगे तो वो भी चीज वहां आ जाएगी, फिर यहाँ से निकालोगे तो चीजें कितनी बन जाएंगी, जीरो बना ही देंगी आके। ए और डी की वैल्यू क्या है, सेम है। ए और डी की वैल्यू सेम है तो इसलिए क्या है, ए और डी की वैल्यू जब सेम है तो इसीलिए ए माइनस डी की वैल्यू कितनी आती है, हमेशा जीरो आती है। तो इस रिजल्ट को आप फटाफट याद रखोगे, चीजें समझ में आ जाएंगे आपसे। जैसे कि इसी वाले केस में आपसे पूछ लिया जाता है कि T6 की वैल्यू बताओ कितनी आएगी,
तो आप बताओ T6 की वैल्यू 1 आएगी। आपसे पूछा था फर्स्ट टर्म कितना निकलेगा इसके, तो फर्स्ट टर्म निकलेगा 1/6। आपसे पूछा जाए कि डी कैसे निकालोगे, डी निकालोगे 1/6। आपसे पूछ ली जाए a माइनस डी की वैल्यू कितनी आएगी, तो बताओगे 0। तो यहाँ से इतना हमें प्रॉफिट होता है, इतना हमें सुकून होता है कि कहीं ना कहीं हम सीधे सीधे चीजें बता देंगे। तो इस वाली कैटेगरी को हमने सीखा, शॉर्ट ट्रिक के रूप में सीखा, तो धमाल मचा दिया आज की क्लास में। ऐसे ही और शॉर्ट ट्रिक को हम आपके सामने लेके आएंगे और अपने प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। इस वाले कॉन्सेप्ट को नोट करिएगा, फिर आगे लिखते हैं क्या है क्या नहीं। देखो एक कॉन्सेप्ट और नया और अच्छा। देखो क्या दे रखा होगा आपके, किसी भी एपी का इफ द वैल्यू ऑफ पीएच टर्म ऑफ एन एपी इज ए एंड द वैल्यू ऑफ क्यूएच टर्म ऑफ एन एपी इज बी, और इसी प्रकार से द वैल्यू ऑफ आरएच टर्म ऑफ एन एपी इज सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। जैसे आपसे कह दिया जाए कोई एपी है, उस एपी में क्या है, उस एपी में उसके पीएच टर्म की वैल्यू दे रखी है, हमें कितनी दे रखी है, पीएच टर्म की वैल्यू दे रखी है ए, क्यूएच टर्म की वैल्यू दे रखी है वी, और आरएच टर्म की वैल्यू दे रखी है सी। और आपसे ये पूछ लिया जाए तो ये बताओ कि ए, यहां पर लिखा हो ए, क्यू माइनस आर प्लस बी, आर माइनस पी प्लस सी, पी माइनस क्यू, इसकी वैल्यू कितनी आएगी निकलती। ठीक, तो कभी भी इस प्रकार का स्टेटमेंट हमें दिख जाए और इसकी वैल्यू फाइंड करना। अच्छा, आप लोगों ने जब इसे पढ़ा होगा 11th 12th में या फिर 10th में भी, तो उसका रिजल्ट तो आपको पता ही होगा, 0 आता है। ठीक, एक बार आईआईटी ने पता क्या खेल खेला, आईआईटी ने खेल खेला कि इसमें कुछ चीजें चेंज कर दी और बच्चों को समझ नहीं आया। उसने 11th में पढ़ा यही क्वेश्चन, 10th पढ़ा यही, उसका वही आंसर कितना 0, 12th में भी 0, पर आईआईटी ने खेल खेला, उसमें चीजें चेंज कर दी, बच्चा वही लगा के आया, पहला ऑप्शन वही था, पर चीजें बदल जाती हैं किस प्रकार से। तो हमेशा इस चीज में ये देखना कि जो यहाँ पर चीजें लिखी हो ब्रैकेट में, इन्हें एक बार ऐड करके देख लेना, जो ऐड करके आ जाएगा वही उसका आंसर होगा। क्या कहा हमने, हमने कहा जो भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है उन्हें एक बार ऐड करके देख लो, वो ऐड करने के बाद जो भी आएगा क्या होगा, वो ऑप्शन होगा। जैसे कि हमने ऐड करा क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू को, अब देखा कि इसके बाद क्यू से ये क्यू कैंसिल हो गया, पी से पी कैंसिल हो गया, आर से आर कुछ नहीं बचा, कितना बचा 0 बचा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर अब से हो रहा है कितना होगा 0 होगा। अब आईआईटी ने एक क्वेश्चन पूछा, उसमें पता क्या चेंज करा था, उसमें ये किया था ए क्यू माइनस आर बढ़िया था, बच्चे ने देखा हाँ तो कुछ वही लिखा हुआ है, और यहाँ पर आर माइनस पी कर दिया, ठीक है, प्लस सी लिखा, यहाँ पर क्या क्यू माइनस पी कर दिया, बस यही बात खराब हो गई। बच्चे ने देखा कि यहाँ पर इसका आंसर 0 आता था हर बार, मतलब तो उसने बिना सॉल्व किए लगा दिया आंसर 0, उसका क्या हो गया, गलत हो गया उसमें। तो क्या हुआ था यहाँ पर देखो, हम अगर जोड़ेंगे तो कभी गलती नहीं होगी, क्यू माइनस आर एक ऑप्शन में जो आएगा वो दे रखा था, आर माइनस पी प्लस क्यू माइनस पी। अब ये देखना होगा क्या चीज कैंसिल हो जाएंगी, आर से आर कैंसिल हो गया, क्यू क्यू 2q और माइनस 2p, तो एक ऑप्शन में ये दे रखा था क्यू माइनस पी, ये लगाना था, लगा वो बैठा, गलती कर बैठा वो, तो हो गया गलत, क्वेश्चन नहीं हो गया। तो हाँ, हमने अभी क्या बताया, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई चीजों को एक बार आप उनका सम जरूर निकाल लो, और सम जब निकालोगे तो जो रिजल्ट निकल के आएगा इसका मतलब क्या है, वही रिजल्ट आंसर होगा। ठीक, चलो एक और आपको शॉर्ट ट्रिक बता ही दे आए हैं, तो अनइट टर्म के फॉर्मूले पे कुछ चीजें सीख रहे हैं, दमदार होकर सीख रहे हैं, आप भी सीखेगा। चलो बात करते हैं एक नई प्रॉब्लम की ओर। देखिएगा नया टाइप क्या है, नया टाइप दिखाते हैं आपको। अगर टर्म्स दे रखे हैं एपी में T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 कहीं तक भी, वो सारे टर्म्स किसमें, एपी में। इसका मतलब क्या है, उनके बीच का डिफरेंस निकालो, कैसा आएगा निकल के, सेम आएगा निकल के। अब आपसे कुछ और पूछ लिया डिटरमिनेंट के फॉर्म में कुछ बात है, तो सीधे लगाओगे क्या, कोई भी डिटरमिनेंट के अंदर जो भी एलिमेंट है वो अगर एपी में है तो उसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर जल्दी से बताओ आप लोग कितना होगा, हम बता देते हैं कितना होगा, 0 होगा उसका आंसर। देखिएगा इफ T1 T2 T3 डैश 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 आर इन एपी, ये सारा टर्म किसमें, एपी में है,
देन इनसे मिला के अगर कोई हम डिटरमिनेंट बनाते हैं, डिटरमिनेंट वाला चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें खूब बताएंगे इसके बारे में, बस इतना सीख लो अभी कि ऐसे बनता है। ठीक, तो इसके बना के T1 यहाँ लिख दिया, T2 यहाँ, T3 यहाँ, T4 यहाँ और T5 यहाँ, T6 यहाँ, T7 यहाँ, T8 यहाँ, T9, इससे मिलकर डिटरमिनेंट बना दिया। तो सीधे इसका आंसर आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कितना आएगा निकलते हैं? 0 आएगा, 0 आएगा इसका आंसर। ये लिखा आपके सामने, 0 हो गया आंसर। जैसे जैसे अभी हमने एक बात सीखी थी, क्या सीखी थी? a+d, a+2d और साथ में इस प्रकार के टर्म क्या होते हैं? एपी में होते हैं। तो इनका अगर एक डिटरमिनेंट बना दिया, a यहाँ जाए, a+d यहाँ आ जाए, a+2d यहाँ आ जाए, a+3d यहाँ आ जाए और a+4d यहाँ आ जाए, a+5d यहाँ आ जाए, a+6d यहाँ आ जाए, a+7d यहाँ आ जाए, a+8d यहाँ आ जाए, तो इसका आंसर आपको बताने में देर नहीं लगनी चाहिए। कितना होगा? कितना होगा इसका आंसर? 0 होगा। कितना होगा इसका आंसर? 0 होगा। तो आप सीधे इसका आंसर 0 बताओगे। ये रही हमारी लास्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म के फॉर्मूले पे कुछ शॉर्ट ट्रिक लेके आए। बाकी सवाल लगाना आप सबको आता होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और कहना क्या पर अब अगर ये अच्छी लगी ही है तो आप एक बार कमेंट और शेयर इसे जरूर कर दीजिएगा, लाइक इसे जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में कुछ नए फंडों को लेकर, कुछ नई शॉर्ट ट्रिक को लेकर, कुछ नए फॉर्मूलों को लेकर, और बात होगी इसी पे इसी समय पर। जय हिंद, शुक्रिया, धन्यवाद।